9 साल विदेश में काम करने के बाद वो आदमी अपने गांव लौटा, साथ में अपनी बचत, माँ के लिए तोहफे और उनके टूटे फूटे घर की मरम्मत करने का सपना लेकर। लेकिन जैसे ही वो घर के गेट पर पहुंचा, वो सन्न रह गया। बरामदे में बच्चों की 2 साइकिलें थीं और घर के अंदर से 2 ऐसे बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी जिन्हें उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और जिस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था वो ये थी कि जब एक बच्चे ने उसे देखकर पूछा, दादी, ये अंकल कौन है? कुछ ही दिनों बाद उसे एक ऐसा राज पता चला जिसे उसकी माँ ने 9 साल तक छुपा कर रखा था, और तब से उसकी और उन 2 बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ग्रे रंग की पिकअप ट्रक गांव में जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे रुकी। रोहन ने इंजन बंद कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड तक स्टीयरिंग व्हील के पीछे शांत बैठा रहा, आगे देखते हुए, जैसे उसे डर हो कि दरवाजा खोलकर नीचे उतरते ही सब कुछ गायब हो जाएगा। 9 साल, पूरे 9 साल अपने घर से दूर। 9 साल जापान के ठंडे कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम करते हुए, जहां सर्दियां इतनी लंबी होती थीं कि कभी-कभी वो अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी का एहसास भूल जाता था। और अब उसकी आंखों के सामने गांव की जानी पहचानी सड़क थी, जिसके दोनों ओर गुड़हल के लाल फूल खिले थे, पुरानी खपरेल वाली नीची छतें और दूर से आती समुद्र की नमकीन हवा की महक। रोहन ने गहरी सांस ली। आखिरकार घर आ ही गया, उसने धीरे से खुद से कहा। पीछे की सीट पर छोटे बड़े तोहफों के बैग थे और ट्रक के पिछले हिस्से में सीमेंट की कुछ बोरियां, कुछ नई टिन की चादरें और कुछ लोहे की छड़ें थीं। रोहन ने सालों से इस पल की कल्पना की थी। वो घर में कदम रखेगा, उसकी माँ लक्ष्मी जी हैरान होंगी और फिर खुशी से रो पड़ेंगी। वो कहेगा, माँ, मैं आ गया, अब आपको इस टूटे फूटे घर में नहीं रहना पड़ेगा। वो छत की मरम्मत करेगा, फर्श फिर से बनवाएगा, माँ के लिए एक नया बिस्तर खरीदेगा, सब कुछ बदल जाएगा। रोहन ने कार का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। कच्ची सड़क वैसी ही थी जैसी उसके जाने के दिन थी। बस सड़क के आखिर में बना घर उसकी यादों से छोटा लग रहा था। दीवारें फीकी पड़ गई थीं, पुरानी खपरेल की छत बारिश और हवा से अब भी काली दिख रही थी। वो कुछ कदम चला और फिर रुक गया। घर के बरामदे में 2 ऐसी चीजें थीं जिन्होंने उसे रोक दिया। 2 छोटी साइकिलें, जिनका पेंट उखड़ गया था, एक नीले रंग की, एक गुलाबी रंग की, बच्चों वाली साइकिलें। रोहन ने भौहे से कोड़ी, ये किसकी साइकिलें हैं? उसने चारों ओर देखा। आंगन में एक प्लास्टिक की गेंद पड़ी थी। खिड़की के पास ड्राइंग के कुछ कागज चिपके हुए थे जो पीले पड़ चुके टेप से चिपकाए गए थे। रोहन पास गया। एक ड्राइंग कलर पेंसिल से बनी थी, एक बड़ा सा ट्रक, पहियों को बहुत गहरा रंगा गया था। वो कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, मेरे घर के सामने बच्चों का सामान क्यों है? रोहन अभी देख ही रहा था कि घर के अंदर से आवाज आई। बच्चों की आवाज, एक लड़के की आवाज, मुझे पेंसिल दे। एक लड़की की आवाज ने जवाब दिया, नहीं, तुम हमेशा मेरी ड्राइंग पर ही बना देते हो। फर्श पर नंगे पांव दौड़ने की खड़खड़ाहट। रोहन वहीं जम गया। उसने लकड़ी के आधे खुले दरवाजे की ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी पल रसोई से एक महिला बाहर निकली, लक्ष्मी जी। उनके बाल लगभग पूरे सफेद हो चुके थे, कमर थोड़ी झुक गई थी, शरीर पर वही पुरानी साड़ी और जाना पहचाना एप्रिन था। उनके हाथ में सब्जियों की एक टोकरी थी। जैसे ही वो बरामदे में आई, उन्होंने रोहन को देखा और टोकरी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। सब्जियां बिखर गईं। लक्ष्मी जी सन्न रह गईं। रोहन, उनकी आवाज कांप रही थी। रोहन एक कदम आगे बढ़ा। माँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा। 9 साल की दूरी। उस पल में दोनों को समझ नहीं आया कि क्या कहें। फिर लक्ष्मी जी दौड़कर उससे लिपट गईं। हे भगवान, रोहन, तुम सच में आ गए। उन्होंने उसे इतनी जोर से गले लगाया जैसे उन्हें डर हो कि वो गायब हो जाएगा। रोहन ने भी माँ को गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि उनकी पीठ उनकी यादों से कहीं ज्यादा छोटी हो गई है। मैं आ गया माँ, उसकी आवाज भर्रा गई। मैं सच में आ गया। लक्ष्मी जी पीछे हटी। उन्होंने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा, जैसे ये पक्का करना चाहती हूं कि वो सच में उनके सामने खड़ा है। तुमने पहले बताया क्यों नहीं? मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। रोहन मुस्कुराया। मैं घर की मरम्मत के लिए सामान भी लाया हूं। ये छत,
मुझे पता है अब भी टपकती होगी। लक्ष्मी जी ने जबरदस्ती की मुस्कान दी। हाँ, वैसी ही है। उसी पल घर के अंदर से दौड़ने की आवाज आई। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, लगभग 9 साल के। दोनों रोहन को देखकर रुक गए। वे उसे एक अजनबी की तरह देख रहे थे। लड़का थोड़ा लंबा था, बाल छोटे कटे हुए थे। लड़की सामने खड़ी थी, हाथ कमर पर, आंखों में बहुत तेजी थी। लड़की ने पूछा, दादी, ये अंकल कौन है? रोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसने दोनों बच्चों को देखा। लड़के की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे थोड़ा चौंका दिया। लेकिन वो और कुछ सोच पाता इससे पहले लक्ष्मी जी ने जल्दी से कहा, अरे ये रोहन अंकल हैं, दादी के जानने वाले हैं। लड़की ने रोहन को सिर से पांव तक देखा। अंकल कहाँ से आए हैं? रोहन हंस पड़ा। अंकल बहुत दूर से आए हैं। लड़का अब भी चुप था, बस उसे देख रहा था, बहुत ध्यान से। लक्ष्मी जी ने जल्दी से कहा, ये आरव है और ये अनन्या, गांव में किसी जानने वाले के बच्चे हैं, मैं उनकी देखभाल करती हूं। रोहन ने सिर हिलाया। अच्छा, ऐसी बात है। उसने और कुछ नहीं पूछा। लेकिन उसके मन में अब भी कुछ अजीब लग रहा था। अनन्या बोली, दादी, मुझे भूख लगी है, मुझे बिस्कुट खाना है। लक्ष्मी जी जल्दी से रसोई में गईं। हाँ, बस 1 मिनट रुको। दोनों बच्चे उनके पीछे अंदर चले गए। रोहन बरामदे में ही खड़ा रहा। उसने दोनों साइकिलों को देखा, गेंद को देखा, खिड़की पर लगी ड्राइंग्स को देखा। वो बुदबुदाया, देखभाल करती हैं, 9 साल के हो गए हैं क्या? समुद्र की एक हवा का झोंका आया। लकड़ी का दरवाजा धीरे से चरमराया। रोहन घर के अंदर गया। घर वैसा ही था, वही पुरानी लकड़ी की मेज, घिसी हुई अलमारी। दीवार पर अब भी उसकी 23 साल की उम्र की पुरानी तस्वीर टंगी थी। लेकिन अब घर के कोने में एक छोटी सी स्टडी टेबल, 2 स्कूल बैग और प्राथमिक स्कूल की किताबों का एक ढेर भी था। रोहन खड़ा देखता रहा। आरव मेज पर बैठकर ड्राइंग बना रहा था। अनन्या बिस्कुट खा रही थी। लड़के ने सिर उठाकर रोहन को देखा। दोनों की आंखें मिली। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रोहन को जाना पहचाना लगा, बहुत जाना पहचाना। लेकिन उसे समझ नहीं आया क्यों। अनन्या ने पूछा, अंकल, आप क्या काम करते हैं? रोहन मुस्कुराया। अंकल घर बनाते हैं। लड़की की आंखें बड़ी हो गईं। सच में? सच में। आरव अब भी उसे देख रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, क्या आप ट्रक चलाना जानते हैं? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, जानता हूं। आरव ने बाहर आंगन की ओर इशारा किया। वो आपकी गाड़ी है? हाँ। लड़का उठकर दरवाजे की ओर भागा। उसकी आंखें चमक उठीं। रोहन पीछे खड़ा उसे देख रहा था। अचानक उसने देखा कि लड़का गाड़ी को देखते हुए जिस तरह अपना सिर झुका रहा है, वो बिल्कुल उसके बचपन जैसा है। उसने धीरे से सिर हिलाया। शायद मैं कल्पना कर रहा हूं। रसोई में लक्ष्मी जी चूल्हे के पास खड़ी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। वो बाहर की हर बात, हर हंसी सुन रही थी। उन्होंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 9 साल, वो राज जिसे उन्होंने 9 साल तक छुपा कर रखा था। अब उनका बेटा लौट आया था और दोनों बच्चे उसके ठीक सामने थे। उन्होंने रसोई के दरवाजे की ओर देखा। रोहन लिविंग रूम में खड़ा था। आरव और अनन्या उससे बात कर रहे थे। तीनों एक दूसरे के पास खड़े थे। शाम की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। उस पल में लक्ष्मी जी को लगा जैसे उनका दिल बैठ गया है। वो जानती थीं कि कुछ राज हमेशा छुपाए नहीं जा सकते, लेकिन वो अभी भी तैयार नहीं थीं। बाहर आंगन में आरव ने अंदर आकर पूछा, रोहन अंकल, आप यहां ज्यादा दिन रहेंगे? रोहन ने जवाब दिया, शायद ज्यादा दिन। अनन्या मुस्कुराई, तो क्या आप हमें घुमाने ले चलेंगे? रोहन हंस पड़ा, जरूर। आरव ने उसे देखा। लड़के की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उसने बहुत धीरे से एक सवाल पूछा, क्या आप पहले यहां रहते थे? रोहन ने सिर हिलाया, हाँ, ये मेरा घर है। आरव ने चारों ओर देखा और फिर धीरे से कहा, अजीब है, आप मुझे इस घर के किसी सदस्य जैसे लगते हैं। रोहन हंस पड़ा, शायद इसलिए क्योंकि मैं इस घर से परिचित हूं। लेकिन उसी पल रसोई में लक्ष्मी जी के हाथ से चम्मच गिर गया। धातु के जमीन पर गिरने की आवाज सूखी और कठोर थी। लिविंग रूम में तीनों ने एक साथ सिर घुमाया। लक्ष्मी जी रसोई में खड़ी थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। रोहन ने पूछा, माँ, क्या हुआ? उन्होंने जल्दी से झुककर चम्मच उठाया। नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब वो उठी तो उनकी आंखों ने रोहन को देखा और फिर दोनों बच्चों को। एक अनजाना डर उनके मन में उठने लगा, क्योंकि वो जानती थीं कि जिस दिन राज खुलेगा उसकी शुरुआत शायद इसी पल से हो चुकी है।
9 साल पहले समुद्र के किनारे का वो गांव वैसा ही था। वही कच्ची सड़कें, हवा के सामने झुके नारियल के पेड़ और समुद्र की नमकीन महक जो हर घर के कोने में समा जाती थी। लेकिन उस समय रोहन सिर्फ 23 साल का एक लड़का था, जिसके दोनों हाथ मसाला मिलाने और ईंटें उठाने से कठोर हो गए थे। उस दोपहर वो गांव के चौधरी जी के घर की छत पर खड़ा था। बगल वाले मिस्त्री को एक एक खपरेल पकड़ा रहा था। पसीना उसके माथे पर धाराओं में बह रहा था। नीचे आंगन में चौधरी जी कमर पर हाथ रखकर ऊपर देख रहे थे। ए रोहन, उस कोने को देखना, फिर से टपकने लगेगा। रोहन जोर से हंसा। चिंता मत करो चाचा जी, मैंने इसे अच्छे से लगाया है, आंधी तूफान में भी नहीं टपकेगा। एक दूसरे मिस्त्री ने छेड़ा। दूसरों का घर तो इतनी मेहनत से बनाते हो, अपना घर कब सुधारोगे? रोहन हंस पड़ा। पैसे कहाँ हैं सुधारने के लिए? ये बात मजाक जैसी लगी, लेकिन उसके दिल में ये भारी थी। गांव के आखिर में उसका और उसकी मां का घर कई सालों से टपक रहा था। हर बारिश के मौसम में लक्ष्मी जी को फर्श पर पानी इकट्ठा करने के लिए कई बर्तन रखने पड़ते थे। कई भारी बारिश की रातों में मां बेटे को रसोई के कोने में सिकुड़कर बैठना पड़ता था। रोहन ने मां से कहा था, मां रुको, मैं कुछ साल काम करके घर सुधार दूंगा। लेकिन उस समय उसे नहीं पता था कि ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाएं। उस शाम काम खत्म करने के बाद रोहन आंगन के नल के नीचे हाथ धो रहा था। एक आदमी मोटरसाइकिल पर गेट के सामने रुका। वो विकास था, गांव का लड़का जो विदेश में काम करके लौटा था। उसने शर्ट पहन रखी थी और एक चमकदार घड़ी। रोहन ने विकास की नई मोटरसाइकिल देखी और मुस्कुराया। तुम लौट आए? विकास ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने चौधरी जी के घर की ओर देखकर कहा, ऐसे मिस्त्री का काम करके कब तक गुजारा करोगे? रोहन ने कंधे उचकाए। अभी और कुछ करने को नहीं है। विकास अपनी गाड़ी पर टिका और धीरे से बोला, जापान चले जाओ। रोहन रुक गया। जापान? हाँ। मैं 3 साल गया और इतने पैसे भेज दिए कि माँ बाप के लिए घर बना दिया। रोहन चुप रहा। विकास ने आगे कहा, तुम मजबूत हो, मेहनती हो, वे तुम्हें जरूर ले लेंगे। कुछ साल जाकर आओ, जिंदगी बदल जाएगी। ये बात पूरी शाम रोहन के दिमाग में गूंजती रही। उस दिन जब वो घर लौटा तो अंधेरा हो चुका था। गांव की सड़क के आखिर में छोटा सा घर। खिड़की से पीली रोशनी छन रही थी। मछली करी की महक आ रही थी। लक्ष्मी जी चूल्हे के सामने बैठी थी। रोहन को अंदर आते देख उन्होंने पूछा, आज इतनी देर तक काम किया? रोहन ने हाथ धोए और बैठ गया। काम लगभग खत्म हो गया है मां। लक्ष्मी जी ने उसके सामने चावल की थाली रखी। खा लो। मां बेटे कुछ देर चुपचाप खाना खाते रहे। बाहर आंगन में समुद्र की लहरों की आवाज लगातार आ रही थी। रोहन ने छत की ओर देखा। टपकने वाली जगह से पानी की एक बूंद एल्यूमिनियम के बर्तन में गिरी। टिन टिन टिन। उसने एक लंबी सांस ली। मां? लक्ष्मी जी ने सिर उठाया। क्या? रोहन ने धीरे धीरे कहा। मैं विदेश काम करने जाने की सोच रहा हूं। लक्ष्मी जी चौंक गईं। कहाँ? जापान? घर में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद उन्होंने कहा, इतनी दूर? रोहन ने सिर हिलाया। बस कुछ साल के लिए मां, मैं पैसे भेजकर घर की मरम्मत करवाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस छत की ओर देखा। पानी की बूंद अब भी टिन टिन गिर रही थी। आखिर में उन्होंने धीरे से पूछा, कितने समय के लिए? 2 साल या 3 साल, रोहन ने आगे कहा। फिर मैं लौट आऊंगा। मैं आपको हमेशा ऐसे दुख में नहीं रख सकता। लक्ष्मी जी ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। इतनी दूर? अगर कुछ हो गया तो? रोहन मुस्कुराया। कुछ नहीं होगा मां, मैं अभी जवान हूं। लेकिन लक्ष्मी जी बहुत देर तक चुप रहीं। उस रात जब रोहन आंगन में हवा खाने निकला तो गेट के सामने कोई खड़ा था। प्रिया। उसने सफेद टी शर्ट और फीकी पड़ी जीन्स पहन रखी थी। लंबे बाल पीछे बंधे हुए थे। रोहन थोड़ा हैरान हुआ। तुम कब आई? प्रिया आंगन में आई। मैंने सुना है आप जापान जा रहे हैं। रोहन ने सिर हिलाया। हाँ। प्रिया ने उसे बहुत देर तक देखा। समुद्र की हल्की हवा से उसकी टी शर्ट हिल रही थी। आप कितने समय के लिए जा रहे हैं? 2 साल। रोहन मुस्कुराया। ज्यादा से ज्यादा 3 साल, फिर मैं लौट आऊंगा। प्रिया नहीं मुस्कुराई। आपको यकीन है? रोहन ने भौएं से कोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया ने दूर समुद्र की ओर देखा। मुझे नहीं पता, मुझे बस लग रहा है कि अगर आप इस बार गए तो सब कुछ बदल जाएगा। रोहन ने एक लंबी सांस ली। प्रिया,
अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे जिएंगे? उसने घर की ओर इशारा किया। वो छत देख रही हो, बारिश में टपकती है। मैं पूरी जिंदगी मिस्त्री का काम करके भी इसे ठीक नहीं कर सकता। प्रिया ने सिर झुका लिया। वो समझती थी, वो भी उसी की तरह गरीब थी। वो अपनी मौसी के साथ गांव के शुरू में एक छोटे से घर में रहती थी। दोनों ने कई बार भविष्य के बारे में बात की थी, लेकिन उस भविष्य को हमेशा गरीबी ने रोक दिया था। प्रिया ने धीरे से कहा, तो मेरा क्या? रोहन पास आया। तुम मेरा इंतजार करना। प्रिया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। आप वादा करते हैं? रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। मैं वादा करता हूं, मैं पैसे कमाने जाऊंगा और लौटकर तुमसे शादी करूंगा। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी थोड़ी चिंता थी। उस रात दोनों बहुत देर तक आंगन में बैठे रहे, समुद्र की लहरें सुनते रहे। किसी ने कुछ और नहीं कहा। 2 हफ्ते बाद जिस दिन रोहन ने गांव छोड़ा, चाहे अभी भी अंधेरा था जब उसने अपना बैग उठाया और घर से निकला। लक्ष्मी जी उसके साथ सड़क के दांव तक गईं। सुबह की ओस ने खेतों को ढक रखा था। समुद्र की हवा ठंडी थी। उन्होंने उसे एक छोटी सी पोटली दी, रास्ते में खाने के लिए रोटी। रोहन मुस्कुराया। माँ, आप भी ना। उसने माँ को गले लगाया। मैं चलता हूं। लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं। अपना ख्याल रखना। रोहन मुड़ा और चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। अगर वो मुड़ता तो शायद जा नहीं पाता। सड़क के दांव पर बस पहले से ही इंतजार कर रही थी। रोहन चढ़ गया। खिड़की से उसने देखा कि माँ अब भी वहीं खड़ी हैं। धुंध के बीच एक छोटी सी परछाई बस चलने लगी। गांव पीछे छूटने लगा। रोहन ने कसकर हाथ भींच लिए। उसने खुद से कहा, मुझे सफल होना है, मुझे घर ठीक करना है, मुझे माँ को एक बेहतर जिंदगी देनी है। लेकिन उसे नहीं पता था, उसके जाने के सिर्फ 3 महीने बाद उस छोटे से गांव में एक बड़ा सच इंतजार कर रहा था। एक ऐसा सच जिसे वो 9 साल तक नहीं जान पाएगा। रोहन के गांव छोड़ने के 3 महीने बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया। समुद्र से आने वाली बारिश लगभग हर दिन होती थी। आसमान स्लेटी था। गांव के सामने नारियल के पेड़ों से हवा सरसराती थी। कच्ची सड़क कीचड़ से भर गई थी। हर कदम पर गहरे कीचड़ के निशान छूट जाते थे। प्रिया अपनी मौसी के घर के बरामदे में बैठी थी। दोनों हाथ कसकर भींचे हुए थे। उसके सामने गांव के स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्ट थी। 2 शब्द, जुड़वां बच्चे, लाल कलम से रेखांकित थे। वो पूरी दोपहर उस कागज को देखती रही। उसके दिमाग में सब कुछ खाली सा लग रहा था। हनी मौसी, जिन्होंने उसे बचपन से पाला था, रसोई में खड़ी थीं। वो खाना बनाते हुए बाहर की ओर चिल्लाईं। आवाज में नाराजगी थी। ये लड़की सुबह से क्यों ऐसे बैठी है? प्रिया ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद हैंट मौसी बरामदे में आईं। प्रिया को अब भी कागज पकड़े देख उन्होंने उसे छीन लिया। ये क्या है? प्रिया ने सिर झुकाया। मैं जांच के लिए गई थी। हैंट मौसी ने कुछ पंक्तियां पढ़ीं और फिर अचानक रुक गईं। क्या? उन्होंने प्रिया को ऐसे देखा जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना हो। जुड़वां बच्चे? उनकी आवाज ऊंची हो गई। प्रिया, ये क्या है? प्रिया कांप रही थी। मुझे भी अभी पता चला। हंत मौसी ने कागज मेज पर फेंक दिया। 3 महीने हो गए और तुझे अब पता चला? प्रिया चुप रही। असल में उसे काफी समय से शक था, लेकिन वो जांच के लिए जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि अगर परिणाम वही निकला जो वो सोच रही थी, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर जाएगी। और अब वही हुआ था। हयात मौसी ने कमर पर हाथ रखा। बच्चे का बाप कौन है? प्रिया ने धीरे से कहा। रोहन। हयात मौसी ने आंखें फाड़ लीं। वो जो अभी जापान गया है? प्रिया ने सिर हिलाया। हयात मौसी कड़वाहट से हंसी। बहुत खूब। वो लड़का तो चला गया और तेरे लिए 2 पेट छोड़ गया। वो कुछ कदम चलीं और फिर वापस आईं। अब क्या इरादा है? प्रिया ने कसकर हाथ भींच लिए। मुझे नहीं पता। हयात मौसी ने सीने पर हाथ बांध लिए। नहीं पता? पाल पाएगी? प्रिया ने कुछ नहीं कहा। छोटे से घर में सन्नाटा छा गया। बाहर आंगन में बारिश टिन की छत पर टप टप गिरने लगी। हयात मौसी ने एक लंबी सांस ली। मेरी बात सुन, इससे गिरा दे। प्रिया ने सिर उठाया। मौसी, बच्चा गिरा दूं? हयात मौसी ने सीधे कहा। तो क्या तू 2 बच्चों को पालेगी? प्रिया ने सिर हिलाया। आंसू बहने लगे। मुझे नहीं पता, हयात मौसी ने ठंडे स्वर में आगे कहा।
और अगर नहीं गिराना है तो किसी को दे दे। कुछ लोग हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते, वे गोद ले लेंगे। प्रिया ने सिर झुका लिया। दे दे शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गए। उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन उस रात प्रिया सो नहीं पाई। वो छत को देखती रही। बारिश की आवाज लगातार आ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, मुझे क्या करना चाहिए? रोहन दुनिया की दूसरी तरफ था। उसके पास उसका फोन नंबर नहीं था। संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। उसे नहीं पता था कि किससे कहे। अगली सुबह प्रिया लक्ष्मी जी के घर के गेट के सामने खड़ी थी। वो वहां लगभग 10 मिनट से खड़ी थी। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लक्ष्मी जी का घर पहले जैसा ही था। पुरानी खपरेल की छत, फीकी पड़ी दीवारें। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। लक्ष्मी जी बाहर निकली। प्रिया, वो हैरान थीं। तुम इतनी सुबह? प्रिया कुछ कह पाती इससे पहले ही उसके आंसू छलक पड़े। चाची, लक्ष्मी जी चौंक गईं। क्या हुआ बेटा? प्रिया ने सिसकते हुए कहा। चाची, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। लक्ष्मी जी ने उसे घर के अंदर खींच लिया। अंदर आओ, बात करो। दोनों मेज पर बैठ गए। प्रिया ने गर्भावस्था की रिपोर्ट निकाली। लक्ष्मी जी ने उसे पढ़ा। उनका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। जुड़वा बच्चे। उन्होंने सिर उठाकर प्रिया को देखा। तुम्हें यकीन है? प्रिया ने सिर हिलाया। जी। उसने आंसुओं के बीच कहा। मौसी कह रही हैं कि उन्हें गिरा दूं। घर में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद लक्ष्मी जी ने धीरे से पूछा, तुम क्या सोच रही हो? प्रिया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैं उन्हें पाल नहीं सकती और गिराने की हिम्मत भी नहीं है। वो रो पड़ी। मैं सोच रही हूं कि किसी को दे दूं। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि लक्ष्मी जी ने धीरे से मेज पर हाथ पटका। नहीं, प्रिया ने सिर उठाया। चाची। लक्ष्मी जी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। किसी को नहीं देना। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। वो इस घर का खून है। प्रिया चौंक गई। लेकिन मैं उन्हें पाल नहीं सकती। लक्ष्मी जी ने धीरे धीरे कहा। तो मैं पालूंगी। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं चाची, ऐसा नहीं हो सकता। आप भी तो गरीब हैं। लक्ष्मी जी ने एक लंबी सांस ली। मैं गरीब हूं। सच है, लेकिन मैं अपने पोते पोतियों को किसी और को देने नहीं दूंगी। प्रिया ने उन्हें देखा। पोते पोतियां? लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया। रोहन के बच्चे मेरे पोते पोतियां हैं। ये बात सुनकर प्रिया रो पड़ी। लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम उन्हें जन्म दो, मैं देख लूंगी। प्रिया ने सिसकते हुए कहा, लेकिन रोहन का क्या? लक्ष्मी जी ने बाहर दरवाजे की ओर देखा। बारिश अब भी हो रही थी। बाद में देखेंगे। प्रिया ने धीरे से पूछा, क्या आप उसे बताएंगी? लक्ष्मी जी चुप रहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अभी नहीं। अगर उसे बताया तो वो सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएगा। फिर कैसे जिएंगे? प्रिया समझ गई। रोहन जापान में था। उसने अभी अभी शुरुआत की थी। अगर उसे ये पता चलता तो शायद वो काम छोड़कर वापस आ जाता। तीनों फिर से पहले की तरह गरीब हो जाते। लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, उसे काम करने दो। जब वो लौटेगा तब बताएंगे। प्रिया ने आंसुओं में सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि ये फैसला 9 साल तक खिंच जाएगा। उसके बाद के महीने धीरे धीरे बीते। प्रिया गर्भावस्था के दौरान लक्ष्मी जी के घर पर ही रही। लक्ष्मी जी ने उसकी बेटी की तरह देखभाल की। गांव में बातें बनने लगीं। कुछ पड़ोस की औरतें फुसफुसातीं, वो प्रिया बिना शादी के मां बनने वाली है। लेकिन लक्ष्मी जी ने परवाह नहीं की। उन्होंने बस एक ही बात कही, वो मेरे घर की है। जिस दिन दोनों बच्चे पैदा हुए, उस दिन जोरदार बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे आसमान में गूंज रही थी। गांव का स्वास्थ्य केंद्र पूरी रात रोशन रहा। सुबह के करीब बच्चों के रोने की आवाज गूंजी। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। लक्ष्मी जी बिस्तर के पास खड़ी दोनों छोटे छोटे बच्चों को देख रही थीं, जो एक दूसरे के बगल में लेटे थे। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, आरव। अनन्या। प्रिया बिस्तर पर थकी हुई लेटी थी, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही थी। ये नाम रखे हैं चाची? लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया। हाँ। प्रिया ने दोनों बच्चों को देखा। उसकी आंखों में खुशी और चिंता दोनों थे। उसे नहीं पता था कि वो मां बनने के लिए काफी मजबूत है या नहीं। 3 महीने बाद एक सुबह लक्ष्मी जी हर दिन की तरह जल्दी उठीं। लेकिन जब वो कमरे में गईं तो उन्हें कुछ अजीब लगा। बिस्तर खाली था।
प्रिया वहां नहीं थी। मेज पर एक कागज था। लक्ष्मी जी ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, लक्ष्मी चाची, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं काफी मजबूत नहीं हूं। मैं नहीं चाहती कि दोनों बच्चे मेरी बेबसी में बढ़े हों। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कृपया आरव और अनन्या का ख्याल रखिएगा। अगर किसी दिन मुझ में हिम्मत आई तो मैं लौट आऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी जी ने खत को मोड़ा। बाहर दोनों छोटे छोटे कमजोर बच्चे सो रहे थे। वो पास गईं और उन्हें बहुत देर तक देखती रहीं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, अब से दादी तुम्हारा ख्याल रखेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस दिन राज रखने का फैसला 9 साल तक खिंच जाएगा। समुद्र के किनारे के गांव में सुबह बहुत जल्दी शुरू होती थी। चाय अभी पूरी तरह से चमकदार भी नहीं होता था। घर के पीछे नारियल के पेड़ों से समुद्र की हवा बहती थी, साथ में नमकीन महक लाती थी। गांव के आखिर में छोटे से घर में लक्ष्मी जी 4 बजे से जागी हुई थीं। पीली रोशनी की मंद किरणें छोटी सी रसोई पर पड़ रही थीं। पुरानी लकड़ी की मेज पर वो धीरे धीरे एक एक रोटी बेल रही थीं। उनके हाथ धीमे लेकिन अभ्यस्त थे। वो थोड़ा सा आटा लेतीं, बीच में दाल की पिट्ठी भरतीं और फिर उसे कुशलता से तिकोना मोड़ देतीं, एक के बाद एक। पास में एक बड़ा पतीला भाप छोड़ रहा था। घर के कोने में 2 छोटे बिस्तर एक दूसरे के बगल में रखे थे। उन पर आरव और अनन्या गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों बच्चे इस समय बस कुछ महीने के थे। आरव करवट लेकर लेटा था, हाथ कसकर भींचे हुए थे जैसे सपने में कुछ पकड़ रहा हो। अनन्या सीधी लेटी थी, होंठ हल्के से भींचे हुए थे जैसे कोई सुखद सपना देख रही हो। लक्ष्मी जी ने दोनों बच्चों को देखा। उनकी आंखें नरम हो गईं। हर बार जब वो उन्हें देखती तो उन्हें प्रिया का खत याद आ जाता। 3 महीने पहले वो युवा लड़की चली गई थी, बिना किसी विदाई के, बिना एक बार पीछे मुड़े, बस 2 बच्चे और एक माफीनामा छोड़कर। लेकिन लक्ष्मी जी ने कभी प्रिया को दोष नहीं दिया। वो समझती थीं, एक युवा लड़की बिना परिवार, बिना पैसे, बिना सहारे के माँ बनना बहुत मुश्किल था। और इस तरह उस दिन से लक्ष्मी जी ने एक नई जिंदगी शुरू की। एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में उन्होंने लगभग 70 की उम्र में कभी नहीं सोचा था। दादी भी, माँ भी और पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाली भी। अनन्या के धीमे रोने की आवाज ने उन्हें विचारों से बाहर खींचा। उन्होंने जल्दी से रोटी नीचे रखी। उठ गई बेटा? उन्होंने छोटी बच्ची को गोद में उठाया। अनन्या ने आंखें खोली, उन्हें देखा और फिर रोने लगी। आरव ने भी करवट बदली। छोटा सा घर तुरंत शोरगुल से भर गया। लक्ष्मी जी ने अनन्या को गोद में लिया और दूसरे हाथ से आरव की पीठ थपथपाई। बस थोड़ा सा। दादी यहीं है। रोना धीरे धीरे कम हो गया। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आने लगी। एक नया दिन फिर से शुरू हो गया। उसके बाद के साल लक्ष्मी जी की सोच से भी ज्यादा तेजी से बीते। आरव और अनन्या दिन ब दिन बड़े होते गए। शुरुआत में सिर्फ रोना, रातों को जागना, फिर लड़खड़ाते कदम, पहली बार बोलना। एक शाम जब आरव ने अभी अभी बोलना सीखा था, उसने लक्ष्मी जी की साड़ी खींची और पूछा, दादी? लक्ष्मी जी मुड़ी। क्या बेटा? आरव ने खुद की ओर इशारा किया। पापा कहाँ हैं? लक्ष्मी जी रुक गईं। ये सवाल उनकी सोच से जल्दी आ गया था। वो नीचे बैठीं और लड़के को गोद में ले लिया। तुम्हारे पापा दूर काम करने गए हैं, आरव ने मासूमियत से पूछा। दूर कहाँ? लक्ष्मी जी धीरे से मुस्कुराईं। बहुत दूर। आरव ने सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो। लेकिन अनन्या अलग थी। वो हमेशा ज्यादा जिज्ञासु रहती थी। जब वो 5 साल की हुई, एक दिन अनन्या दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर के सामने खड़ी थी। वो रोहन की तस्वीर थी, जो जापान जाने से पहले ली गई थी। उसने बहुत देर तक देखा और फिर पूछा, दादी, ये अंकल कौन है? लक्ष्मी जी पास आईं। उन्होंने तस्वीर को देखा। तस्वीर में रोहन 23 साल का था, बहुत ताजगी से मुस्कुरा रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, अंकल दादी के जानने वाले हैं? अनन्या ने सिर झुकाया। वो अंकल आरव भैया जैसे क्यों दिखते हैं? लक्ष्मी जी चौंक गईं, लेकिन उन्होंने शांत रहने की कोशिश की। शायद बस मिलते जुलते हैं। अनन्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी शक था। उसके बाद के दिन
लक्ष्मी जी की जिंदगी दोनों बच्चों के इर्द गिर्द घूमती रही। वो सूरज उगने से पहले उठतीं, रोटी बनातीं और बाजार में बेचने ले जातीं। आरव और अनन्या बड़े हुए तो स्कूल जाने लगे। गांव का प्राथमिक विद्यालय घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। हर सुबह लक्ष्मी जी दोनों बच्चों को गांव की सड़क पर पैदल ले जातीं। आरव अक्सर चुप रहता था। उसे हाईवे पर चलने वाले ट्रक देखना पसंद था। घर आकर वो कागज पर उन्हें बनाता था। हर ट्रक बड़ा होता, पहिए बहुत गहरे रंगे होते। अनन्या ज्यादा चुलबुली थी। वो बहुत बोलती थी, बहुत हंसती थी और हर तरह के सवाल पूछती थी। एक बार जब तीनों खाना खा रहे थे, अनन्या ने पूछा, दादी, क्या पापा को हमारे बारे में पता है? लक्ष्मी जी के हाथ में चम्मच रुक गया। उन्होंने धीरे धीरे कहा, हाँ। अनन्या ने आगे पूछा, तो पापा वापस क्यों नहीं आते? लक्ष्मी जी ने दोनों बच्चों को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, पापा पैसे कमाने के लिए बहुत दूर काम कर रहे हैं। बाद में पापा लौट आएंगे। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो बस सिर झुकाकर खाना खाता रहा, लेकिन उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसके बाद के सालों में रोहन के भेजे हुए पैसे नियमित रूप से आते रहे, हर महीने एक बार। ज्यादा नहीं, लेकिन लक्ष्मी जी के लिए दोनों बच्चों को पालने के लिए काफी थे। रोहन के फोन भी नियमित रूप से आते थे। शुरुआत में हफ्ते में एक बार। उसकी आवाज़ फोन पर गूंजती, कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइट की मशीनों की आवाज़ के साथ मिली होती। माँ, आप ठीक है? छत अब भी टपकती है? लक्ष्मी जी हमेशा एक ही जवाब देती, मैं ठीक हूँ, घर पर सब वैसा ही है। लेकिन उन्होंने कभी आरव और अनन्या का जिक्र नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वो छुपाना चाहती थीं, बल्कि उन्हें डर था। डर था कि अगर रोहन को पता चल गया तो वो सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएगा और फिर सब कुछ पहले जैसा गरीब हो जाएगा। समय बीतता गया। रोहन के फोन कम होने लगे। जापान में काम बढ़ता गया। कभी कभी वो महीने में एक बार फोन करता। लक्ष्मी जी ने कई बार, बहुत बार बताना चाहा, लेकिन हर बार जब वो मुंह खोलती, रोहन कहता, माँ, बाद में बात करते हैं। मैं काम पर जाने की तैयारी कर रहा हूँ या फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। इस तरह सच बताने का मौका एक के बाद एक हाथ से निकल गया। एक शाम जब आरव और अनन्या 8 साल के थे, लक्ष्मी जी बरामदे में बैठकर स्कूल बैग सिल रही थीं। पड़ोस की शांति आंटी गुजरी। उन्होंने आंगन में खेलते दोनों बच्चों को देखा और फिर धीरे से कहा, लक्ष्मी, इन बच्चों की बात तुम रोहन से कब तक छुपाओगी? लक्ष्मी जी चुप रहीं। शांति आंटी ने एक लंबी सांस ली। पूरा गांव जानता है, बस वही नहीं जानता। लक्ष्मी जी ने अपने हाथों को देखा। उंगलियां झुर्रीदार और कठोर हो गई थीं। जब वो लौटेगा तो बता दूंगी, उन्होंने धीरे से कहा, फिर देखेंगे। शांति आंटी ने सिर हिलाया। 9 साल हो गए, तुम्हें लगता है वो गुस्सा नहीं होगा? लक्ष्मी जी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थीं। उस शाम आरव दरवाजे के सामने बैठकर ड्राइंग बना रहा था। अनन्या देखने आई। आरव भैया, आप क्या बना रहे हैं? आरव ने कहा, ट्रक। अनन्या हंसी। आप हमेशा ट्रक ही बनाते हैं? आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने गांव की सड़क की ओर देखा। एक ट्रक गुजरा। उसने धीरे से कहा, जब पापा लौटेंगे तो शायद वो भी ऐसी ही गाड़ी चलाएंगे। अनन्या पास बैठ गई। आपको लगता है पापा लौटेंगे? आरव बहुत देर तक चुप रहा और फिर उसने धीरे से कहा, शायद लौटेंगे। लेकिन लक्ष्मी जी के मन में एक चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो जानती थीं कि जिस दिन रोहन लौटेगा वो दिन भी होगा जब 9 साल का राज और नहीं छुप पाएगा। समुद्र के किनारे के गांव में सुबह हमेशा सूरज उगले से पहले शुरू होती थी, जब आसमान अभी भी धुंधला होता था। दूर के घरों से मुर्गों की बांग गूंजने लगती थी। समुद्र से आने वाली हवा घर के पीछे नारियल के पेड़ों से होकर गुजरती थी, साथ में रात की बची हुई हल्की ठंडक लाती थी। गांव के आखिर में छोटे से घर में लक्ष्मी जी जागी हुई थीं। वो रसोई में पुरानी लकड़ी की मेज के सामने बैठी थीं। उनके हाथ धीरे धीरे चावल का आटा गूंथ रहे थे। दीवार पर लटका दीपक पीली रोशनी फेंक रहा था, जिससे उनके चेहरे पर 9 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी झुर्रियां साफ दिख रही थीं। चूल्हे पर पानी का पतीला उबल रहा था। भाप उठ रही थीं, जिससे रसोई थोड़ी गर्म हो गई थी। वो एक एक करके पूड़ियां बना रही थीं, इतनी सावधानी से जैसे उन्होंने ये काम हजारों बार किया हो। बाहर कमरे में 2 छोटे बिस्तर एक दूसरे के बगल में रखे थे। आरव और अनन्या सो रहे थे। आरव करवट लेकर लेटा था
हाथ सिर के नीचे रखा था। अनन्या पतले से कंबल में लिपटी हुई थी। दोनों बच्चे 9 साल के हो चुके थे। 9 साल इतनी तेजी से बीते कि कभी-कभी लक्ष्मी जी को लगा था कि वो समय के साथ नहीं चल पा रही हैं। कुछ सुबह ऐसी होती थीं जब उन्हें अचानक एहसास होता कि आरव लगभग उनके कंधे तक लंबा हो गया है और अनन्या स्कूल जाने से पहले खुद अपने बाल बांधना सीख गई है। लेकिन हर बार जब वो उन्हें सोते हुए देखती तो वे उन्हें अब भी पहले जैसे 2 छोटे बच्चे ही लगते थे। उन्होंने आखिरी पूड़ी भाप में रखी और फिर एप्रन से हाथ पोंछे। दीवार पर लगी घड़ी ने 4:30 बजाए। वो आंगन में निकली। पूरब में आसमान अभी अभी चमकदार होना शुरू हुआ था। घर के पीछे नारियल के पेड़ हवा में झुक रहे थे। गांव की सड़क अब भी सुनसान थी। थोड़ी देर बाद वो अंदर गईं। आरव, अनन्या, उन्होंने धीरे से पुकारा। उठ जाओ बच्चों। आरव ने पहले आंखें खोली। वो उठकर बैठा, आंखें मलता हुआ। दादी, कितने बजे हैं? लगभग 5 बज गए। आरव ने सिर हिलाया। अनन्या अब भी कंबल में लिपटी हुई थी। अनन्या, उठ जाओ बेटा। वो धीरे से कराह उठी। मुझे नींद आ रही है। आरव हंस पड़ा। रोज का यही है। उसने कंबल खींच लिया। उठ जाओ, आज मैडम मैथ्स का टेस्ट लेंगी। अनन्या ने तुरंत आंखें खोली। सच में? आरव ने सिर हिलाया। वो उछलकर उठ बैठी। हे भगवान! लक्ष्मी जी ने दोनों बच्चों को देखा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये वो छोटे छोटे पल थे जो उन्हें थकान भुला देते थे। नाश्ते के बाद तीनों स्कूल के लिए पैदल निकले। गांव का प्राथमिक विद्यालय घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। गांव की सड़क धान के खेतों और नारियल के बागों से होकर गुजरती थी। आरव आगे चल रहा था। हाथ में घिसा हुआ बैग था। अनन्या लक्ष्मी जी के बगल में चल रही थी। चलते चलते लगातार बोल रही थी, दादी, हमारे घर में साइकिल क्यों नहीं है? मेरी दोस्त लीना के घर में साइकिल है। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं। दादी को और पूड़ियाँ बेचने दो, फिर दादी खरीदेगी। अनन्या ने सिर हिलाया। सच में ना? सच में? आरव पीछे मुड़ा। नहीं चाहिए दादी, मुझे पैदल चलने की आदत है। लक्ष्मी जी ने लड़के को देखा। आरव हमेशा ऐसा ही था। कम बोलता था लेकिन हमेशा समझदार था। तीनों स्कूल के गेट पर पहुंचे। बच्चों का शोर शुरू हो चुका था। आरव मुड़ा और बोला, दादी, आप ध्यान से जाना। अनन्या ने हाथ हिलाया। दादी, हमें लेने आना, याद रखना। लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया। हाँ। दोनों बच्चों को स्कूल के आंगन में दौड़ते देख लक्ष्मी जी को थोड़ा हल्का महसूस हुआ, लेकिन तुरंत ही वो परिचित सड़क पर वापस मुड़ी। अभी बहुत काम करना था। बाजार में पूड़ियां बेचने के बाद लक्ष्मी जी जब घर लौटी तो दोपहर होने वाली थी। सूरज सिर पर था। आंगन में धूप पड़ रही थी। वो बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गईं। सुबह भर खड़े होकर बेचने के बाद उनके पैर दुख रहे थे। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। घर में मेज पर रखा पुराना फोन अचानक बज उठा। लक्ष्मी जी जल्दी से उठी। स्क्रीन पर 2 शब्द चमक रहे थे। रोहन बुला रहा है। उन्होंने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से रोहन की आवाज आई, हवा की आवाज के साथ मिली हुई। माँ जी, आप ठीक हैं? ठीक हूं। घर पर बारिश हो रही है? हो रही है, लेकिन छत वैसी ही है। रोहन धीरे से मुस्कुराया। मुझे लौटने दो, मैं ठीक कर दूंगा। लक्ष्मी जी थोड़ी देर चुप रहीं। हाँ, रोहन ने आगे कहा, यहां काम भी ठीक है। मैं सोच रहा हूं कुछ साल और काम करके हमेशा के लिए लौट आऊं। लक्ष्मी जी रुक गईं। कुछ साल और? हाँ, मैं और पैसे बचाना चाहता हूं ताकि घर अच्छे से बना सकूं। लक्ष्मी जी ने आंगन की ओर देखा। आरव की छोटी साइकिल नारियल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। दूसरी अनन्या की दीवार से सटी हुई थी। 2 चीजें जिनके बारे में रोहन को कभी पता नहीं चला। उन्होंने धीरे से कहा, तुम काम करते हुए अपना ख्याल रखना, ज्यादा मत करना। रोहन मुस्कुराया। मुझे आदत हो गई है, यहां सब ऐसे ही काम करते हैं। थोड़ी देर बाद उसने कहा, माँ, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। ये बात सुनकर लक्ष्मी जी का गला भर आया। हाँ, थोड़ा और गंभर कर लो, फिर लौट आना। फोन कट गया। लक्ष्मी जी ने फोन नीचे रखा। घर फिर से शांत हो गया। वो कुर्सी पर बैठ गईं। समुद्र की एक हवा का झोंका आया। आरव की ड्राइंग जो खिड़की पर चिपकी थी धीरे से हिली। उस पर सिर्फ ट्रक की तस्वीरें थीं। आरव बहुत सारे ट्रक बनाता था, हर एक बड़ा। पहियों को बहुत गहरा रंगा जाता था,
एक बार अनन्या ने पूछा था कि आरव भैया हमेशा ट्रक क्यों बनाते हैं। आरव ने बस कहा था कि उसे पसंद है, लेकिन लक्ष्मी जी जानती थीं कि हर बार जब गांव से कोई ट्रक गुजरता, आरव बहुत देर तक उसे देखता रहता। शायद वो लड़का सोचता था कि एक दिन उसका पिता ऐसी ही किसी गाड़ी पर लौट कर आएगा। उस शाम जब लक्ष्मी जी दोनों बच्चों को स्कूल के गेट से लेने गईं, आरव पहले दौड़कर आया। दादी, क्या हुआ? मैडम ने कहा है कि कल हमें परिवार के बारे में ड्राइंग बनानी है। अनन्या बीच में बोली। उन्होंने कहा कि मम्मी पापा की भी बनानी है। उसने दादी को देखा। हम क्या बनाएंगे? लक्ष्मी जी कुछ सेकंड के लिए चुप खड़ी रहीं। आरव बोला, मैं दादी की ड्राइंग बनाऊंगा। अनन्या बोली, मैं भी दादी की ड्राइंग बनाऊंगी। वो मुस्कुराईं। दादी सबसे अच्छी हैं। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं। लेकिन जब दोनों बच्चे घर की ओर दौड़ने लगे तो वो पीछे धीरे हो गईं। शाम की धूप गांव की सड़क पर फैली थी। उन्हें अचानक एक बात याद आई। 9 साल बीत गए। जो राज उन्होंने रखा था वो जिंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन वो जानती थीं कि एक दिन जब रोहन लौटेगा तो सच और नहीं छुप पाएगा। रोहन के लौटने के बाद के शुरुआती दिन उसकी सोच से भी ज्यादा तेजी से बीते। घर पर पहली सुबह रोहन काफी जल्दी उठ गया। इसलिए नहीं कि कोई जरूरी काम था, बल्कि इसलिए कि उसे जापान में कंस्ट्रक्शन साइट की दिनचर्या की आदत हो गई थी। वहां सुबह 6 बजे काम की जगह पर पहुंचना होता था। लेकिन गांव में अलग था। कोई मशीनों की आवाज नहीं, कोई सायरन की आवाज नहीं, सिर्फ समुद्र की हवा और दूर के घरों से आती मुर्गों की बांग। रोहन बरामदे में निकला। सूरज अभी अभी चमकदार हो रहा था। घर का आंगन ओस से गीला था। आंगन के कोने में 2 छोटी साइकिलें एक दूसरे के बगल में खड़ी थीं। नीले रंग की साइकिल के हैंडल पर एक टेप चिपका हुआ था और गुलाबी रंग की साइकिल की आगे की टोकरी थोड़ी टेढ़ी थी। रोहन उन्हें कुछ देर देखता रहा। पिछली रात उसने माँ से पूछा था, गांव में किसी जानने वाले के बच्चे हैं? ये उसकी माँ का जवाब था। उसने सिर हिला दिया था, लेकिन मन में एक अजीब सा एहसास था। थोड़ी देर बाद घर का पिछला दरवाजा खुला। आरव आंगन में हा। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। बाल अभी भी थोड़े बिखरे हुए थे। रोहन को वहां खड़ा देख वो थोड़ा रुक गया। नमस्ते अंकल। रोहन मुस्कुराया। नमस्ते, इतनी जल्दी उठ गए? आरव ने सिर हिलाया। मुझे आदत है। उसने नीले रंग की साइकिल निकाली। रोहन ने पूछा, स्कूल जा रहे हो? जी, स्कूल दूर है, 3 किलोमीटर। रोहन थोड़ा हैरान हुआ। क्यों? आरव ने कंधे उचकाए। आदत हो गई है। उसने बहुत स्वाभाविक रूप से कहा, जैसे ये कोई खास बात ना हो। अनन्या भी उसके पीछे दौड़ी आई। वो बाल बांधते हुए बोली, दादी, मैं लेट हो रही हूं। लक्ष्मी जी रसोई से निकली। खाना खा लिया जो लेट हो रही हो? अनन्या मुस्कुराई। खा लिया। रोहन ने यह दृश्य देखा। सब कुछ एक परिवार जैसा लग रहा था। 2 बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। एक बड़ी दरवाजे पर खड़ी हिदायतें दे रही थी। बस फर्क ये था कि वो बाहर खड़ा एक अजनबी था। आरव ने साइकिल गेट से बाहर निकाली। अनन्या भी साइकिल पर चढ़ गई। वो पीछे मुड़ी और पूछा, रोहन अंकल, क्या आप ट्रक चलाना जानते हैं? रोहन मुस्कुराया। जानता हूं। अनन्या की आंखें बड़ी हो गई। सच में? सच में? उसने आरव की ओर देखा। देखा, मैंने कहा था ना अंकल जानते होंगे। आरव बस धीरे से मुस्कुराया। दोनों बच्चे साइकिल चलाकर चले गए। लक्ष्मी जी कुछ देर उन्हें देखती रहीं और फिर रसोई में चली गईं। रोहन अब भी आंगन में खड़ा था। उसने दोनों छोटी साइकिलों की परछाई को दूर जाते देखा। एक अजीब सा एहसास उसके मन में आया, जैसे उसने कुछ खो दिया हो। नाश्ते के बाद रोहन ने छत की जांच शुरू की। वो सीढ़ी पर चढ़कर एक एक खपरेल की जांच करने लगा। कुछ जगहें सड़ गई थीं, कुछ खिसक गई थीं। उसने माँ से कहा, मुझे ये कुछ खपरेलें बदलनी होंगी। लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया। हाँ, तुम टिन की चादरें लाए तो हो? रोहन मुस्कुराया। लेकिन इसे ठीक से सुधारना है। जब वो छत की जांच कर रहा था, पड़ोस की शांति आंटी गुजरी। वो आंगन में खड़ी होकर ऊपर देखने लगी। अरे, रोहन हो क्या? रोहन ने नीचे देखा। जी, मैं अभी लौटा हूं। शांति आंटी मुस्कुराई। हे भगवान, बहुत दिनों बाद देखा। जापान जाकर तो बहुत पैसे कमाए होंगे। रोहन ने सिर खुजलाया। बस गुजारे लायक आंटी। शांति आंटी ने आंगन में चारों ओर देखा। उनकी नजर दोनों साइकिलों पर रुकी। फिर उन्होंने रोहन को देखा।
आरव और अनन्या तो बहुत खुश होंगे। रोहन रुक गया। जी? शांति अचानक चुप हो गई। उन्होंने धीरे से खांसा। मेरा मतलब है कि बच्चों को खेलने के लिए एक और साथी मिल गया। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। उस दोपहर आरव और अनन्या स्कूल से लौटे। दोनों साइकिलें आंगन में खड़ी की गईं। अनन्या पहले घर में दौड़ी। दादी, मुझे भूख लगी है। आरव पीछे आया। उसने अपना बैग मेज पर रखा। रोहन लकड़ी की कुर्सी ठीक कर रहा था। आरव कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उसने पूछा, रोहन अंकल? हाँ। आप जापान में ज्यादा दिन रहे? 9 साल। आरव की आंखें बड़ी हो गईं। इतना लंबा? हाँ। आपको घर की याद आती थी? रोहन मुस्कुराया। हाँ, आती थी। आरव ने सिर हिलाया। फिर वो मेज पर बैठकर अपनी कॉपी निकालने लगा। एक कागज जमीन पर गिर गया। रोहन ने झुककर उठाया। तुम्हारा कुछ गिरा है? लेकिन जब उसने ये देखने के लिए खोला कि ये क्या है, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो जन्म प्रमाण पत्र था। नाम गुएन मिन नाम। जन्मतिथि 9 साल पहले। रोहन ने आगे पढ़ा। मां का नाम गुएन लान अन। वो रुक गया। प्रिया। ये नाम सुनकर उसके सिर पर जैसे किसी ने जोर से मारा हो। उसने नीचे की पंक्ति पढ़ी। पिता का नाम खाली। एक सफेद खाली जगह। रोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिमाग में तस्वीरें उभरने लगीं। प्रिया, 9 साल पहले, उसके गांव छोड़ने के दिन। वो गेट के बाहर खड़ी उसे देख रही थी। कह रही थी, मुझे लग रहा है अगर तुम इस बार गए तो सब कुछ बदल जाएगा। रोहन ने गला साफ किया। उसने कागज मेज पर रख दिया। आरव ने ध्यान नहीं दिया। वो अपना काम करने में लगा था। अनन्या रसोई में बिस्कुट खा रही थी। रोहन ने लड़के को देखा। एक और बात अचानक सामने आई। आरव जिस तरह सोचते हुए सिर झुकाता था, वो बहुत जाना पहचाना था, बिल्कुल उसी की तरह। एक ठंडी सी लहर रोहन की रीढ़ में दौड़ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं हो सकता, शायद ये सिर्फ एक संयोग है, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन उस पल से रोहन हर चीज को अलग तरह से देखने लगा। शाम को जब आरव और अनन्या आंगन में खेल रहे थे, रोहन बरामदे में बैठा था। वो उन्हें देख रहा था। आरव हमेशा की तरह ड्राइंग बना रहा था, ट्रक, हर एक बड़ा। अनन्या आंगन में दौड़ रही थी, हंस बोल रही थी। अचानक अनन्या एक पत्थर से टकराई और लगभग गिर गई। आरव तुरंत दौड़कर आया। ध्यान से उसने अपनी बहन को खड़ा किया। रोहन ने यह दृश्य देखा। एक अजीब सा एहसास मन में उठा। न जाने क्यों उसे इन दोनों बच्चों के प्रति जिम्मेदारी महसूस हो रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था क्यों। रसोई में लक्ष्मी जी बर्तन धो रही थीं, लेकिन वो अब भी आंगन की ओर देख रही थीं। उन्होंने देखा कि रोहन आरव और अनन्या को देख रहा है। उसकी आंखों में बहुत सोच थी। उन्होंने कसकर हाथ भींच लिए, क्योंकि वो जानती थीं कि रोहन कुछ समझने लगा है और 9 साल का राज शायद ज्यादा देर तक नहीं छुप पाएगा। उसके बाद के दिनों में रोहन धीरे धीरे गांव की जिंदगी में ढलने लगा। सुबह वो अक्सर जल्दी उठ जाता, इसलिए नहीं कि कोई जरूरी काम था, बल्कि इसलिए कि उसे बिना काम के रहने की आदत नहीं थी। जापान में उसकी जिंदगी हमेशा कंस्ट्रक्शन साइट के इर्द गिर्द घूमती थी। ड्रिल मशीन की आवाज़, हथौड़े की आवाज़, धातु के टकराने की आवाज़ हर दिन की परिचित ध्वनियाँ थीं। और यहाँ सुबह सिर्फ मुर्गों की बांग और नारियल के पेड़ों से गुजरती हवा की आवाज़ थी। रोहन घर के बरामदे में खड़ा गांव की सड़क को देखता, जो खेतों की ओर जाती थी। आरव और अनन्या स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। आरव ने नीले रंग की साइकिल गेट से बाहर निकाली और अनन्या अपने बालों का रिबन ठीक करने में लगी थी। आरव भैया, मेरा इंतजार करो, जल्दी करो, मैं जल्दी ही कर रही हूं। रोहन खंबे से टिककर दोनों बच्चों को देख रहा था। ना जाने कब से वो उन पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। आरव पीछे मुड़ा। रोहन अंकल? हाँ, क्या आप हमें स्कूल छोड़ने चल सकते हैं? अनन्या तुरंत खुशी से चिल्लाई। सच में? रोहन हंस पड़ा। जरूर, लेकिन मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, स्कूल में पार्क करने की जगह है? अनन्या ने कंधे उचकाए। है। आरव बोला, रहने दीजिए, हम साइकिल से चले जाएंगे। वो लड़का हमेशा यही कहता था, किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। रोहन ने सिर हिलाया। तो ध्यान से जाना। दोनों बच्चे साइकिल चलाकर गेट से बाहर निकल गए। रोहन उन्हें देखता रहा। आरव की नीली साइकिल आगे, अनन्या की गुलाबी साइकिल पीछे लड़खड़ाती हुई। सुबह की धूप कच्ची सड़क पर पड़ रही थी।
थोड़ी देर बाद रोहन घर में वापस आया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी कल के जन्म प्रमाण पत्र के बारे में विचार चल रहे थे। प्रिया, ये नाम 9 साल तक उसकी यादों में शांत पड़ा था, वो कभी भूला नहीं था। लेकिन उसने कभी ये भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये नाम उसके अपने घर में सामने आएगा। उस दोपहर तेज धूप थी। आरव और अनन्या स्कूल से रोज से ज्यादा देर से लौटे। रोहन घर के सामने लकड़ी का दरवाजा ठीक कर रहा था कि उसने देखा कि 2 साइकिलिंग गेट के सामने रुकी। अनन्या पहले अंदर आई। दादी, मुझे प्यास लगी है। लक्ष्मी जी रसोई से निकली, हाथ धोकर फिर पीना। आरव पीछे आया, उसने साइकिल खड़ी की और फिर रोहन से बोला, रोहन अंकल। हाँ। क्या आप साइकिल ठीक करना जानते हैं? रोहन ने सिर हिलाया। थोड़ा बहुत। आरव ने पिछले पहिए की ओर इशारा किया। मेरी साइकिल का पहिया जाम हो गया है। रोहन ने झुककर देखा। एक नायलॉन की रस्सी पहिए के धुरे में फंस गई थी। उसने प्लास निकालकर उसे हटाया। काम करते हुए उसने कहा, तुम किस रास्ते से गए थे जो रस्सी फंस गई? आरव ने जवाब दिया, खेतों के बाहर वाली सड़क पर एक ट्रक गुजरा था। रोहन ने सिर उठाया। तुम्हें ट्रक पसंद है क्या? आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं। जी, मैं बड़ा होकर ट्रक चलाना चाहता हूं। रोहन हंस पड़ा। ट्रक चलाना बहुत मेहनत का काम है। आरव ने कंधे उचकाए। मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। ये बात सुनकर रोहन रुक गया। एक जाना पहचाना एहसास। पहले वो भी माँ से यही कहता था, मुझे मेहनत से डर नहीं लगता। रोहन ने आखिरी रस्सी काटी और फिर पहिया घुमाकर देखा। हो गया। आरव मुस्कुराया। धन्यवाद अंकल। अनन्या पास खड़ी बोली, अंकल तो बहुत होशियार है। रोहन उठ खड़ा हुआ। छोटी सी बात है। उस शाम आरव गांव के बच्चों के साथ बाहर गेंद खेलने गया। अनन्या रोहन के पीछे पीछे बरामदे में बैठकर पानी पी रही थी। थोड़ी देर बाद उसने सड़क पर चिल्लाने की आवाज सुनी। आरव, ध्यान से! पहियों के जोर से ब्रेक लगने की आवाज और फिर हल्की सी टक्कर की आवाज। रोहन उछलकर खड़ा हो गया। वो बाहर भागा। गेट के सामने आरव जमीन पर बैठा था। साइकिल उसके बगल में गिरी हुई थी। अनन्या पास खड़ी थी। चेहरा पीला पड़ गया था। आरव भैया, आपको चोट तो नहीं लगी? आरव ने चेहरा बनाया। कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब रोहन पास आया तो उसने देखा कि लड़के के घुटने पे खरोच लगी है, खून निकल रहा है। रोहन ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। चलो, मैं तुम्हें स्वास्थ्य केंद्र ले चलता हूं। आरव थोड़ा हैरान हुआ। मैं चल सकता हूं, कोई बात नहीं। रोहन ने दृढ़ता से कहा, मुझे उठाने दो। लड़के ने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोहन को उठाने दिया। अनन्या पीछे पीछे भागी। आरव भैया, आपको चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ, रोहन ने कहा। गांव का स्वास्थ्य केंद्र ज्यादा दूर नहीं था। जब रोहन आरव को लेकर अंदर गया तो नर्स ने सिर उठाया। क्या हुआ? साइकिल से गिर गया। रोहन ने लड़के को कुर्सी पर बिठाया। नर्स ने घाव साफ किया। बस खरोच है, कोई बात नहीं। एक उम्रदराज डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने रोहन को देखा और फिर आरव को। क्या ये आपका बेटा है? एक साधारण सवाल, लेकिन रोहन अचानक चुप हो गया। वो जवाब दे पाता इससे पहले आरव ने उसे देखा। लड़के की आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। रोहन ने धीरे से कहा, नहीं, मैं। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। आरव ने अचानक पूछा, अंकल? रोहन मुड़ा। हाँ? आरव ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। क्या आप मेरे पापा हैं? यह सवाल सुनकर कमरा शांत हो गया। अनन्या पास खड़ी आंखें फाड़े देख रही थी। नर्स का हाथ भी 1 सेकंड के लिए रुक गया। रोहन को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आरव को देखा और फिर लड़के की कलाई पर छोटे से तिल को देखा, बिल्कुल उसके दिल जैसा। एक ठंडी सी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। नहीं, उसकी आवाज थोड़ी भर्राई हुई थी। मैं बस। उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या कहे। आरव ने सिर झुका लिया। जी। उसने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन लड़के की आंखें बदल गई थीं। घर लौटते समय आरव रोहन की पिकअप ट्रक में पीछे बैठा था, अनन्या बगल में। वो फुसफुसाई, आरव भैया, आपको दर्द हो रहा है? नहीं। थोड़ी देर बाद अनन्या ने आगे कहा, मुझे लगता है रोहन अंकल पापा जैसे हैं। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। धान के खेत सड़क के दोनों ओर फैले थे। उसके मन में एक अजीब सा एहसास था और रोहन चुपचाप गाड़ी चला रहा था।
आरव का सवाल अब भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। क्या आप मेरे पापा हैं? रोहन ने कसकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। वो जानता था कि कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है और शायद उसे उस सच का सामना करना पड़ेगा जिसे वो पिछले 9 सालों से नहीं जानता था। उस रात गांव के आखिर में बना छोटा सा घर हर दिन से ज्यादा शांत था। खाने के बाद आरव और अनन्या अपने कमरे में होमवर्क करने चले गए थे। पेंसिल के कागज पर रगड़ने की हल्की आवाज कभी-कभी खिड़की के पास रखी छोटी सी स्टडी टेबल से आती थी। रोहन बरामदे में एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में गरम चाय का कप था जो माँ ने अभी-अभी बनाया था। समुद्र की हवा बह रही थी, साथ में नमकीन महक ला रही थी, लेकिन रोहन के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। स्वास्थ्य केंद्र में आरव का सवाल अब भी उसके दिमाग में गूंज रहा था। क्या आप मेरे पापा हैं? उसने जवाब दिया था। नहीं, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो जवाब सच में सही था या नहीं। रोहन ने आंगन में देखा, 2 छोटी साइकिलें नारियल के पेड़ के नीचे खड़ी थीं। घर के अंदर से आती पीली रोशनी से उनकी परछाई जमीन पर लंबी हो रही थी। उसे जन्म प्रमाण पत्र याद आया। माँ का नाम प्रिया, पिता का नाम खाली। अतीत का एक नाम, एक अजीब सी खाली जगह। घर का पिछला दरवाजा खुला, लक्ष्मी जी बरामदे में आईं। वो रोहन के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गईं। माँ बेटे कुछ देर चुप रहे। रोहन ने पहले कहा, माँ, हाँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? लक्ष्मी जी ने धीरे से सिर हिलाया। ये दोनों बच्चे यहां कब से हैं? लक्ष्मी जी ने आंगन की ओर देखा। बहुत समय से। कितने समय से? कई साल हो गए। रोहन मां की ओर मुड़ा। आपने कहा था कि ये किसी जानने वाले के बच्चे हैं। हाँ, कौन से जानने वाले? ये सवाल सुनकर लक्ष्मी जी रुक गईं। वो चुप हो गईं। हवा बरामदे से गुजरी। नारियल का एक पत्ता आंगन में गिरा। रोहन ने आगे कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। कल मैंने आरव का जन्म प्रमाण पत्र देखा। लक्ष्मी जी उसकी ओर मुड़ी। उनकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। रोहन ने आगे कहा, उसकी मां का नाम प्रिया है। हवा अचानक भारी हो गई। पीछे घर से अब भी दोनों बच्चों के कॉपी पलटने की आवाज आ रही थी, लेकिन बरामदे में चुप्पी बहुत साफ थी। लक्ष्मी जी ने सिर झुका लिया। उनके हाथ कसकर साड़ी के पल्लू को भींच रहे थे। रोहन ने और पूछा, मां, क्या ये वही प्रिया है? लक्ष्मी जी ने जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी से रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द बहुत साफ था। लक्ष्मी जी अब भी सिर झुकाए रहीं। रोहन ने मां को बहुत देर तक देखा। जापान में 9 साल रहकर उसे हर चीज को तर्क से हल करने की आदत हो गई थी, लेकिन इस समय उसे लग रहा था कि वो एक बच्चा है, एक बच्चा जो कुछ बहुत जरूरी समझने की कोशिश कर रहा है। आखिर में लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, देर हो गई है, तुम सो जाओ। रोहन ने उन्हें देखा। मां, कल बात करेंगे। वो उठीं और घर के अंदर चली गईं। रोहन बरामदे में अकेला बैठा रहा। वो पीछे नहीं गया, लेकिन उसके मन में ये बात साफ थी कि कुछ छुपाया जा रहा है, और वो चीज़ बहुत बड़ी है। उस रात रोहन सो नहीं पाया। वो लिविंग रूम में पुरानी कुर्सी पर लेटा छत को देखता रहा। खपरेल के बीच से हवा की आवाज़ आ रही थी। उसे अतीत याद आया। प्रिया, वो लड़की जो उसके जापान जाने से एक रात पहले उसके घर के गेट के सामने खड़ी थी। आंखों में चिंता थी। उस समय की बात मुझे लग रहा है। अगर तुम इस बार गए तो सब कुछ बदल जाएगा। रोहन ने एक लंबी सांस ली। उसने सोचा था कि वो बस दुख में ऐसा कह रही है, लेकिन अब उसे शक होने लगा था। दूसरे कमरे में लक्ष्मी जी भी नहीं सोईं। वो बिस्तर के किनारे बैठी थीं। उनके सामने बिस्तर के नीचे रखा पुराना टिन का बक्सा था। ये बक्सा वहां 9 साल से था। 9 साल में उन्होंने कई बार इसे खोलना चाहा, कई बार अंदर का खत भेजना चाहा, लेकिन हर बार उठाकर फिर रख देती थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर रोहन को सच बहुत जल्दी पता चल गया तो वो सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएगा और फिर सब कुछ वहीं से शुरू होगा, गरीबी, बेबसी। लेकिन अब रोहन लौट आया था और सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। लक्ष्मी जी ने झुककर बक्सा बाहर निकाला,
पुराने टिन के बक्से ने जमीन से छूते ही एक हल्की सी आवाज की। उन्होंने ढक्कन खोला। अंदर 3 चीजें थी, एक खत, एक जन्म प्रमाण पत्र और एक तस्वीर। तस्वीर प्रिया की थी जब वो गर्भवती थी। उसका पेट बड़ा हो गया था। वो गांव के स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे के सामने खड़ी थी। आंखों में उदासी थी। लक्ष्मी जी ने तस्वीर को बहुत देर तक देखा और फिर एक लंबी सांस ली। शायद अब समय आ गया है। बाहर लिविंग रूम में रोहन अब भी जागा हुआ था। उसने मां के कमरे में हल्की सी हलचल सुनी, लेकिन उसने पूछा नहीं। वो बस लेटा रहा, छत को देखता रहा और इंतजार करता रहा। अगली सुबह आरव और अनन्या हर दिन की तरह स्कूल गए। 2 साइकिलें गेट से बाहर निकली। लक्ष्मी जी बरामदे में खड़ी उन्हें देख रही थीं। रोहन उनके पीछे खड़ा था। जब दोनों बच्चे दूर चले गए तो वो मुड़ी। रोहन जी, उन्होंने उसे देखा। आंखें थकी हुईं लेकिन दृढ़ थीं। बैठो। माँ बेटे पुरानी लकड़ी की मेज पर आमने सामने बैठ गए। काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर लक्ष्मी जी उठीं। वो कमरे में गईं। थोड़ी देर बाद वो लौटीं। हाथ में वही पुराना टिन का बक्सा था। उन्होंने उसे रोहन के सामने मेज पर रख दिया। ये क्या है माँ? लक्ष्मी जी बैठ गईं। उनकी आवाज हल्की कांप रही थी। वो बात जो मैंने तुमसे 9 साल तक छुपाई। रोहन ने बक्से को देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लक्ष्मी जी ने आगे कहा, इसे खोलो। रोहन ने हाथ बढ़ाया। बक्सा ठंडा था। ढक्कन पर थोड़ी जंग लगी थी। उसने उसे खोला। अंदर खत, जन्म प्रमाण पत्र और तस्वीर थी। रोहन ने पहले तस्वीर उठाई। वो प्रिया की थी, गर्भवती। वो सन रह गया। एक एहसास जैसे सीने में कुछ भारी सा गिरा हो। फिर उसने जन्म प्रमाण पत्र को देखा। नाम वियतनामी, माँ का नाम प्रिया, पिता का नाम खाली। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वो बस उस खाली जगह को देखता रहा। एक खाली जगह जो 9 साल तक खिंची रही। लक्ष्मी जी सामने बैठी थीं। उनके दोनों हाथ कसकर एक दूसरे को पकड़े हुए थे। रोहन ने खत खोला। कांपते हुए अक्षर उसकी आंखों के सामने आए और वो जानता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रोहन ने खत हाथ में लिया। कागज किनारों से पीला पड़ चुका था। मोड़ इतने गहरे थे जैसे उसे कई बार खोला और फिर बंद किया गया हो। उसने पहली पंक्ति देखी, माँ की जानी पहचानी लिखावट, कांपती हुई, थोड़ी दाईं और झुकी हुई। उसने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। मेरे बेटे, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मुझ में अब और राज रखने की हिम्मत नहीं बची। रोहन रुक गया। उसने सिर उठाकर माँ को देखा। लक्ष्मी जी सामने बैठी थीं, दोनों हाथ आपस में गुंथे हुए, आंखें मेज पर टिकी थीं। घर का माहौल भारी हो गया था। रोहन ने झुककर पढ़ना जारी रखा। तुम्हारे जापान जाने के 3 महीने बाद प्रिया मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे बताया कि वो गर्भवती है, 2 बच्चे। रोहन रुक गया। उसने गला साफ किया। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आगे पढ़ा, तुम्हारे बच्चे हैं। ये शब्द जैसे मेज पर गिर पड़े। रोहन चुपचाप बैठा रहा। उसके दिमाग में सारी आवाजें जैसे गायब हो गईं। बस दिल की धड़कन बची थी, धक धक धक। उसने पढ़ना जारी रखा। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो अपनी मौसी के साथ रहती थी और उसकी मौसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो बच्चे को गिराने की सोच रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि ये हमारे घर का खून है। मैंने उससे कहा कि वो बच्चे को जन्म दे। मैं देख लूंगी। रोहन को लगा जैसे उसका गला सूख गया है। उसने सिर उठाकर माँ को देखा। लक्ष्मी जी अब भी उसे नहीं देख रही थीं। पूरा पढ़ो। रोहन ने पढ़ना जारी रखा। प्रिया यहीं रही जब तक बच्चे पैदा नहीं हुए। दोनों बच्चे एक भारी बारिश की रात में पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। मैंने उनका नाम आरव और अनन्या रखा। 3 महीने बाद प्रिया चली गई। उसने एक माफ़ीनामा छोड़ा। उसने कहा कि वो माँ बनने के लिए काफ़ी मजबूत नहीं है। मैंने दोनों बच्चों को यहीं रख लिया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी। लेकिन हर बार जब तुम फोन करते तो तुम कहते कि तुम व्यस्त हो। मुझे डर लगा कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम काम छोड़कर वापस आ जाओगे। तुम वो सब कुछ खो दोगे जिसके लिए तुम कोशिश कर रहे हो। रोहन ने कसकर कागज भींच लिया। उसकी आंखों के सामने के अक्षर धुंधले होने लगे।
उसने पढ़ना जारी रखा। मुझे पता है कि मैंने तुमसे छुपाकर गलती की, लेकिन मैं बस चाहती थी कि तुम्हारा भविष्य बेहतर हो। मैंने सोचा था कि जब तुम लौटोगे तो मैं सब कुछ बता दूंगी। अगर उस समय तुम मुझसे गुस्सा होगे तो मैं वो भी स्वीकार कर लूंगी। खत खत्म हो गया। रोहन ने कागज मेज पर रख दिया। घर में सन्नाटा छा गया। बाहर आंगन में समुद्र की हवा नारियल के पत्तों से गुजरी। एक सूखा पत्ता जमीन पर गिरा। रोहन वहां बैठा कुछ नहीं बोला। काफी देर बाद आखिर में उसने पूछा। उसकी आवाज भर्रा गई। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? लक्ष्मी जी ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। अगर मैं बताती तो तुम क्या करते? रोहन ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, तुम सब कुछ छोड़कर वापस आ जाते हैं ना? रोहन ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि माँ सही कह रही हैं। अगर 9 साल पहले उसे पता चलता कि प्रिया गर्भवती है तो वो जापान नहीं जाता, वो यहीं रहता, चाहे गरीब चाहे दुखी, लेकिन वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता। लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम खाली हाथ लौटो। मैं चाहती थी कि तुम तब लौटो जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो। रोहन ने कसकर हाथ भींच लिए। लेकिन आपने मुझसे 9 साल तक छुपाया। लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया। हाँ, 9 साल। हर दिन मैं सोचती थी, हर दिन जब तुम लौटोगे, हर दिन मुझे डर लगता था। डर था कि तुम्हें पता चल जाएगा, डर था कि तुम गुस्सा होगे। उनके आंसू बहने लगे। मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। मैं बस चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। रोहन उठ खड़ा हुआ। वो मुड़कर बरामदे की ओर कुछ कदम चला। समुद्र की हवा और तेज हो गई। उसने गांव की सड़क की ओर देखा, जहां आरव और अनन्या हर दिन स्कूल जाते थे, जहां 2 छोटी साइकिलें हर सुबह चलती थीं। 2 बच्चे, उसके बच्चे। 9 साल, पूरे 9 साल जो उसने खो दिए। उसने उनके पहले कदम नहीं देखे, उनकी पहली आवाज नहीं सुनी। उनके बीमार होने पर उनके पास नहीं था। उसे नहीं पता था कि उन्हें क्या पसंद है, क्या डर है, क्या सपने हैं। एक बड़ी खाली जगह, 9 साल लंबी। रोहन ने सिर झुका लिया, दोनों हाथ बरामदे के खंबे पर टिका दिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद लक्ष्मी जी बाहर आईं। वो उसके पीछे खड़ी हो गईं। कुछ नहीं बोली, बस वहीं खड़ी रहीं, जैसे वो पूरी जिंदगी उसके पीछे खड़ी रही हों। थोड़ी देर बाद रोहन मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी आवाज ज्यादा शांत थी। आरव और अनन्या को पता है? लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया। नहीं, वे बस इतना जानते हैं कि उनके पापा दूर काम करते हैं। रोहन ने सिर हिलाया। उसने आंगन की ओर देखा। 2 साइकिलें अब भी नारियल के पेड़ के नीचे खड़ी थीं, एक नीली, एक गुलाबी। उसे आरव का सवाल याद आया, क्या आप मेरे पापा हैं? उस समय उसने जवाब दिया था, नहीं। अब उसे पता था कि उसने गलत कहा था। रोहन मां की ओर मुड़ा। मां? हां, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं। लक्ष्मी जी चौंक गई। मैं बस... वो रुक गया। उसकी आवाज भर्रा गई। मुझे बस 9 साल का अफसोस है। वो उदासी से मुस्कुराया। 9 साल तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बच्चे हैं। लक्ष्मी जी पास आईं और उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है। रोहन ने सिर हिलाया। हाँ। उसने घर के अंदर देखा, जहां आरव और अनन्या बड़े हुए, जहां उसकी मां ने अकेले 9 साल तक 2 बच्चों को पाला। उसे अचानक एक बात समझ आई। जब वो जापान में दूसरों के लिए घर बना रहा था, उसकी मां उसके लिए एक परिवार बना रही थी, अपनी पूरी ताकत से। रोहन मुड़ा। उसने मां को गले लगा लिया, इतनी जोर से जैसे वो खोए हुए सारे साल की भरपाई करना चाहता हो। लक्ष्मी जी रो पड़ी, कई सालों में पहली बार। चिंता से नहीं, बल्कि राहत से। 9 साल का राज आखिर में खुल गया था। लेकिन रोहन जानता था कि सबसे मुश्किल काम अभी बाकी है। आरव और अनन्या को अब भी सच नहीं पता था, और उसे नहीं पता था कि दोनों बच्चे ये जानकर कैसी प्रतिक्रिया देंगे कि जिस आदमी को वे अंक देते हैं वो असल में उनका पिता है। उस शाम जब आरव और अनन्या साइकिल से घर लौटे तो सब कुछ हर दिन जैसा ही लग रहा था। 2 छोटी साइकिलें गेट से गुजरीं। पहिए कच्ची जमीन पर खड़खड़ा रहे थे। आरव आगे था, अनन्या पीछे, साइकिल चलाते हुए क्लास की बातें बता रही थी।
आरव भैया, आज मैडम ने हमें ड्राइंग बनाने को कहा था। आरव पीछे नहीं मुड़ा। हाँ, मैंने दादी की ड्राइंग बनाई। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। आपने क्या बनाया? आरव ने सादगी से कहा। ट्रक। अनन्या हंस पड़ी। आप हमेशा ट्रक ही बनाते हैं। जब दोनों आंगन में आए तो उन्होंने देखा कि रोहन बरामदे के नीचे खड़ा है, हाथ में हथौड़ा और कुछ पुरानी खपरेलें हैं। उसने अभी अभी छत का एक कोना ठीक किया था। दिन की आखिरी धूप उसके कंधों पर पड़ रही थी। आरव रुक गया। रोहन अंकल? रोहन मुड़ा। हाँ, आप छत ठीक कर रहे हैं? हाँ। रोहन ने छत की ओर देखा और कहा, यह जगह बारिश में बहुत टपकती थी। अनन्या ने कमर पर हाथ रखा। दादी कहती हैं कि बारिश में बर्तन रखना पड़ता था। रोहन मुस्कुराया। इसीलिए मैं इसे ठीक कर रहा हूं। आरव ने कुछ देर छत को देखा और फिर उसने पूछा, आप घर भी ठीक करना जानते हैं? जानता हूं, मैं यही काम तो करता हूं। आरव ने सिर हिलाया। वो कुछ सोच रहा था लेकिन फिर उसने कुछ और नहीं कहा। अनन्या रसोई में भागी। दादी, मुझे भूख लगी है। लक्ष्मी जी एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ बाहर निकली। पहले हाथ धो लो। आरव ने साइकिल आंगन के कोने में खड़ी की। रोहन लड़के को देख रहा था। हर बार जब वो आरव को देखता, उसके मन का एहसास बदल जाता। पहले वो उसे गांव के एक बच्चे की तरह देखता था, लेकिन अब वो जानता था कि वो उसका बेटा है। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके मन में बदलाव आ चुका था। रात के खाने के बाद आरव और अनन्या छोटी मेज पर बैठकर पढ़ रहे थे। रोहन लक्ष्मी जी के साथ बाहर बरामदे में बैठा था। अंधेरा हो रहा था। दूर से समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। काफी देर बाद रोहन ने कहा, माँ, हाँ, मुझे लगता है कि ये बात बच्चों से ज्यादा दिन नहीं छुपानी चाहिए। लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन धीरे धीरे। रोहन ने घर के अंदर देखा। आरव सिर झुकाकर गणित कर रहा था। अनन्या लिखते लिखते पाठ बुदबुदा रही थी। उसने धीरे से कहा, 9 साल हो गए, मैं और समय नहीं खोना चाहता। लक्ष्मी जी ने एक लंबी सांस ली। मैं जानती हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, लेकिन बच्चों को समय चाहिए। रोहन ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं 9 साल का समय ऐसा नहीं है जिसे एक दिन में भरा जा सके। उसके बाद के दिनों में रोहन ने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। उसने छत की मरम्मत की, पुरानी खपरेलों को नई टिन की चादरों से बदला। उसने बरामदे के सामने लकड़ी का दरवाजा ठीक किया। फर्श का एक हिस्सा जो टूट गया था उसे फिर से बनवाया। हर दिन वो व्यस्त रहता था। आरव अक्सर उसे काम करते हुए देखता। वो लड़का ज्यादा नहीं बोलता था, बस देखता रहता था। एक सुबह जब रोहन एक लकड़ी का टुकड़ा काट रहा था, आरव पास आया। रोहन अंकल? हाँ, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? रोहन ने सिर उठाया। तुम कर लोगे? आरव ने कंधे उचकाए। मैं कोशिश करूंगा। रोहन ने उसे एक फुट्टा दिया। तो तुम ये जगह नापो। आरव ने बहुत सावधानी से किया। रोहन लड़के को देख रहा था। जिस तरह वो ध्यान लगाता था, जिस तरह वो सिर झुकाता था, जितना वो देखता उतना ही उसे अपने जैसा लगता। दोपहर में रोहन अक्सर आरव और अनन्या को स्कूल से लेकर आता था। तीनों गांव की सड़क पर पैदल चलते थे। अनन्या हमेशा बिना रुके बात करती थी। रोहन अंकल? हाँ, क्या आप ट्रक चलाना जानते हैं? जानता हूं। बाद में क्या आप मुझे बैठाएंगे? रोहन मुस्कुराया। जरूर। आरव बगल में चलता था। वो चुप रहता था, लेकिन कभी कभी वो चोरी छिपे रोहन को देखता। आंखों में बहुत जिज्ञासा होती। एक रात जब आरव और अनन्या सो गए थे, रोहन बरामदे में बैठा। लक्ष्मी जी भी पास आकर बैठ गईं। दोनों आसमान की ओर देखने लगे। क्या सोचा है? लक्ष्मी जी ने पूछा। रोहन ने कुछ देर सोचा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ समय यहीं रहना चाहता हूं। लक्ष्मी जी हैरान हुई। जापान में काम का क्या? रोहन ने एक सांस छोड़ी। मैं लगभग 9 साल से कर रहा हूं, अब काफी है। उसने घर के अंदर देखा, जहां दोनों बच्चे सो रहे थे। मैं यहीं रहना चाहता हूं, कम से कम कुछ समय के लिए। लक्ष्मी जी चुप रहीं और फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन तुम्हें यहां देखकर मुझे शांति मिलती है। उसके बाद के दिनों में जिंदगी धीरे धीरे परिचित होने लगी। आरव ने रोहन से ज्यादा बात करनी शुरू कर दी। वो अक्सर पूछता, जापान में काम करना मुश्किल था?
क्या वहाँ ठंड होती है? क्या वहाँ के ट्रक बड़े होते हैं? रोहन धैर्य से हर सवाल का जवाब देता। अनन्या तो हमेशा उसके पीछे लगी रहती। रोहन अंकल, रोहन अंकल, रोहन अंकल। एक रविवार की दोपहर आरव और अनन्या आंगन में खेल रहे थे। रोहन आरव के लिए साइकिल ठीक कर रहा था। अनन्या एक बिल्ली के पीछे दौड़ रही थी। अचानक वो एक पत्थर से टकराई। आह! अनन्या गिर गई। रोहन तुरंत उठ खड़ा हुआ। अनन्या? वो लड़की जमीन पर बैठी थी, आंखें लाल हो गईं, घुटने पर खरोच लग गई थी। रोहन दौड़कर आया। दर्द हो रहा है? अनन्या ने होंठ भींच लिए। फिर अचानक वो उससे लिपट गई। दर्द हो रहा है। रोहन ने उसे गोद में उठा लिया। उसने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनन्या ने कसकर उसकी गर्दन पकड़ ली, जैसे ये सबसे स्वाभाविक बात हो। लक्ष्मी जी रसोई के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उस दृश्य को बहुत देर तक देखती रहीं। आरव पास खड़ा था। उसने रोहन को अपनी बहन को उठाए देखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं और फिर वो मुड़ गया। थोड़ी देर बाद अनन्या ने रोना बंद कर दिया। रोहन ने उसे कुर्सी पर बिठाया। उसने घाव पर दवा लगाई। बस थोड़ा सा दर्द होगा। अनन्या ने सिर हिलाया। मैं अब नहीं रोऊंगी। रोहन मुस्कुराया। शाबाश। उसने उसे कुछ देर देखा और फिर धीरे से कहा, रोहन अंकल, हाँ, आप यहाँ ज्यादा दिन रहेंगे? रोहन ने 1 सेकंड सोचा और फिर कहा, शायद ज्यादा दिन। अनन्या मुस्कुराई। आरव पास खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ धीरे धीरे बदल रहा हो। गांव के आखिर में छोटे से घर में 4 लोग एक दूसरे के साथ रहना सीख रहे थे। अभी तक किसी ने सच नहीं कहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक परिवार बनना शुरू हो गया था। दोस्तों, आप सब ये कहां से देख रहे हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ साझा करें। मैं कामना करता हूं कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा सुरक्षित और खुश रहें।